Hey students, let's start our revision session from today. What we are doing is we are revising the chapters. That means it would be short videos, not that very long video where I am telling each and every small points. Rather, I would be covering the chapter speedily. Okay. वी आर स्टार्टिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज 11th क्लास एग्जाम्स पहले होने वाली हैं 12th के सो वी आर ट्राइंग टू complete the 11th syllabus first. The chapter which we have taken is forms of market. It's slightly easier chapter. I have taken this chapter because मुझे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कैसे समझाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि मैं कैसे समझाती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. So let's start the chapter where the first term which you need to understand is what do you understand by market. Market क्या है? ऐसी कोई भी व्यवस्था जिससे बायर और सेलर एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स को और सेटल कर सकते हैं पेमेंट को मार्केट कहलाएगा. तो मार्केट कोई भी एक फिजिकल प्लेस नहीं है. यू कैन नॉट से टीआई टू बी अ मार्केट और क्लॉथ मार्केट टू बी अ मार्केट. इट इज मार्केट बट it's a wider term where any person is exchanging goods and services and settling their payment. It would be market. So if I am able to sell goods through WhatsApp, Instagram, Facebook, any app, any kind of shopping app, they all are considered to be a market. It does not restrict it to a complex, to a place. Market is simply where a buyer and seller can meet and exchange goods and services. Moving further to the next topic which we call as forms of market, that कितने तरह के market होते हैं. थोड़ा और डिटेल्ड फॉर्म्स ऑफ मार्केट को समझना है, बट पहले मैं मार्केट समझाने के बाद उनके बाइफर्गेशंस में आऊँगी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट कंपटीशन, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन को अगर हम समझने जाएं तो ऐसा एग्जैक्टली कोई मार्केट अभी इकोनॉमी में प्रिवेल नहीं करता है. मतलब अगर मैं बोलूँगी ये परफेक्ट कंपटीशन है तो ऐसा कोई फिजिकल मार्केट नहीं है. दो कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम इसे फिट कर सकते हैं. आई वुड टेल इट लेटर. आगे बढ़ते हैं. परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ, तो एक शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं समझाऊं तो परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं. मतलब माल को बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, माल को खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं. अगर माल को बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं तो क्या एक अकेला इंसान प्राइस को अफेक्ट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि काफ़ी अदर पीपल भी माल को बेच रहे हैं, एक जैसे मालों को बेच रहे हैं. तो बेसिकली कोई एक पर्सन के हाथ में प्राइस को चेंज करने का पावर नहीं है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि सेलर्स भी बहुत सारे हैं तो एक सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. So the point large number of buyers and sellers says that कि perfect competition में जो बायर और सेलर्स हैं वो प्राइस को अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन हो गया जहाँ पर बहुत सारे बायर एंड सेलर हैं. ये सारे बायर्स एंड सेलर्स सेम कमोडिटीज बेच रहे हैं. दैट मीन देयर प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस. What homogeneous means? Their products are identical to each other. That means each of the buyer is selling the same product. Second point. Third, buyer has the perfect knowledge of the market. So the buyer, if buyer go to the market and tries to buy something, he has perfect knowledge that there are various sellers and they all are selling same good. तो किसी भी बायर को बेसिकली बुद्धू नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उसे पता है कि यही सामान कहीं और भी मिलने वाला है. तो अगर मैं इसका बहुत शॉर्ट एग्जांपल दूँ जो किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, वो मेरा नॉलेज है. मेरा नॉलेज नहीं, मेरा एक तुक्का है बेसिकली. तो जो बेसिक रॉ गोल्ड और जो सिल्वर कमोडिटी वैल्यू होती है वो आई बिलीव परफेक्ट कंपटीशन में आती है. रीज़न भी बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स हैं ओवरऑल कंट्री में. सेकेंड, दे ऑल आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट 24 कैरेट गोल्ड तो ऐसा नहीं होता है कि इंदौर का गोल्ड प्योर है और सूरत का गोल्ड और ज़्यादा प्योर है. तो ऐसा नहीं होगा. सब गोल्ड ही बेच रहे हैं जो कि अच्छा है अगर हॉलमार्क सर्टिफाइड है और वॉट एवर जो भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है. थर्ड, बायर को परफेक्ट नॉलेज है. अगर आज गोल्ड का भाव 50,000 चल रहा है तो क्या कोई दुकानदार तुम्हें 51 में बेच सकता है क्या? नहीं.
क्या कोई ऐसा दुकानदार आज तक मिला है जो 49 में गोल्ड को बेच रहा है? नहीं। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन वो फॉर्म ऑफ मार्केट हो गया जहां पर बहुत सारे लोग खरीदने वाले, बेचने वाले, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं और बायर को परफेक्ट नॉलेज है। अगर इन तीनों पॉइंट का एक कंक्लूजन निकाला जाए तो इन तीनों पॉइंट का एक कंक्लूजन निकलता है कि जो सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होंगे या डिमांड एंड सप्लाई से प्रिवेल करेंगे, उस प्राइस को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा प्राइस, क्योंकि बहुत दूसरे लोग भी उसी गुड्स को बेच रहे हैं। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई, द कर्व वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट्स वुड बी द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड ही वुड बी एबल टू sell the goods at that prevailing price in any quantity that he wants to। तो यहाँ पर हमने दो ग्राफ पढ़ लिए। हमने पहला ग्राफ ये देखा कि जो तीन मेन फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के, उन फीचर्स के कारण जो सेलर है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। मतलब a single person cannot decide the price, he has to take the price which is prevailing in the market। Now, what is the price prevailing in the market? Where demand and supply meets to the forces of demand and supply। जिन फोर्सेस पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे वो प्राइस डिसाइड हो जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को और इलोबरेटली पढ़ें तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि बेसिकली डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ मीट करते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट से। तो हमको पता है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करता है। तो दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दैट मीन ये वो प्रिवेलिंग डिसाइडेड प्राइसेस है जिन पे गुड्स को बेचा जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में। दैट मीन द सेलर वुड बी एबल टू सेल गुड्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस ओनली। ये प्राइस होती है, ये क्वांटिटी होती है। दैट मीन कि इस प्रिवेलिंग प्राइस पे सेलर कितनी भी क्वांटिटीज को बेच सकता है। अगर वो खुद कोशिश करेगा प्राइस बढ़ाने की तो वो बेच पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बेच पाएगा? क्योंकि बायर को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का। सोना लेने गए, 50 प्रिवेलिंग प्राइस है, तुम टीवी पे देख के गए हो 52 में कोई बेच रहा है, आप नहीं लोगे। क्या कोई दुकानदार सोना बेचता मिला है 40 रुपए में या 45 रुपए में? नहीं, क्योंकि वो कभी कम प्राइस पे गुड को बेचेगा ही नहीं, बिकॉज ही नोस कि इस प्राइस पर भी माल बिकेगा जब बायर खरीदने आएगा, तो वो क्यों नुकसान में बेचेगा। तो बेसिकली जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक कर्व बोलते हैं। अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इस बात का नॉलेज होगा कि जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है उसे हम परफेक्टली इलास्टिक कर्व बोलते हैं। तो जो कर्व होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल कर्व होगा और उसको परफेक्टली इलास्टिक बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अदर पॉइंट्स पे। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। परफेक्ट मोबिलिटी पॉइंट ये बता रहा है कि जो लेबर है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि यूज़ किए जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वो परफेक्टली मोबाइल है। मोबाइल कैसा है कि क्योंकि सारी जगहों पर सारे सेलर्स एक जैसे गुड्स बेच रहे हैं जिनका ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस भी सेम है, तो कोई भी पर्सन कहीं भी जा सकता है क्योंकि वो वहाँ पर काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम पर प्राइस को राइज नहीं किया जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन में। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा जो गोल्ड है वो तो दुबई से आ रहा है तो मैं तो ऐड करूंगा, इसमें कुछ पैसे नहीं। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज या ऐड नहीं की जा सकती है परफेक्ट कंपटीशन में। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इससे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूँ तो दो तरह के मेन क्वेश्चन बनते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, जो पिछले साल बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछे गए। जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू द पॉइंट वेयर दे आस्क यू कि इज अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। तो आपको इस पॉइंट को प्रॉपरली समझाना होता है विद द डायग्राम ऑल्सो ऑब्वियसली। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है वो होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। पहले ही पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उससे निकला हुआ कंक्लूजन डिस्कस करेंगे।
what freedom of entry and exit means, freedom of entry and exit means कि perfect competition एक ऐसा market place है जहाँ पर firms easily एंटर कर सकते हैं. दैट मीन्स देर आर नो बिग रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंटरिंग ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट. दैट मीन इन अ केस वेयर देर इज अ राइज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी. अगर मुझे लग रहा है ये मार्केट तो अच्छा है, यहाँ तो बहुत माल बिक रहा है यार, मैं भी इस मार्केट में काम करने लगता हूँ, क्या पता मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री है तो द पर्सन कैन ईजिली एंटर एंड ही कैन ईजिली स्टार्ट टू सेल द गुड्स. नाउ व्हाट ड्रॉबैक ऑफ दिस इज कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और अगर सप्लायर उसकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है तो सप्लाई के बढ़ने से गुड्स की प्राइसेस फॉल हो जाती हैं. पता है ये बात हमें कि अगर किसी गुड की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इतनी डिमांड नहीं है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी. अब अगर प्राइसेस फॉल हो जाएंगी तो जो वो सप्लायर सोच के आया था कि वो तो बहुत प्रॉफिट कमाएगा, अब वो कमा पाएगा क्या? नहीं. सेम अगर आप फ्रीडम ऑफ एग्जिट बोलोगे, मतलब कोई भी कभी भी दुकान बंद कर सकता है, मेरा आज मन हुआ शटर लगा है दुकान बंद, तो बेसिकली पॉइंट क्या बताता है कि एनी पर्सन हु वांट टू लीव द इंडस्ट्री कैन लीव. नाउ व्हाट कंक्लूजन ऑफ दैट पॉइंट इज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉस होने लगा है यार, अब तो बिल्कुल बिजनेस में मज़ा नहीं रह गया, बंद कर दो इसे. तो जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है और लॉसेस होने लगे हैं सप्लायर्स को, सप्लाई बिजनेस बंद कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं. जब सप्लायर बिजनेस एग्जिट करेगा तो यहाँ पर अब ये होगा कि वापस से उसके एग्जिट करने से सप्लाई डिमांड से और कम हो जाएगी. अब जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, राइज. प्याज मिलने, लॉकडाउन लग गया से फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोल दिया सब्जियां नहीं मिलेगी, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. सप्लाई कम हो रही है, प्राइसेस राइज होते हैं. तो अब क्योंकि फ्रीडम ऑफ एग्जिट है और बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया है और सप्लाई को कम कर दिया है, तो गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. बढ़ जाएंगी तो जो लॉसेज हो रहे थे बढ़ी हुई प्राइस के साथ होने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. कंक्लूजन क्या निकला कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है तो लॉन्ग रन में उन्हें ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, है ना, और ना ही एक्स्ट्रा लॉसेस होंगे लॉन्ग रन में. तो पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है तो अगर इस फॉर्म ऑफ मार्केट में अगर बहुत प्रॉफिट होने लगेगा तो बहुत सारे दूसरे लोग भी आ जाएंगे, प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा. मतलब लंबे समय में कोई भी एक फर्म बहुत एक्सेस प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी. या बहुत फ्रीडम ऑफ एग्जिट है, कभी भी हम एग्जिट कर सकते हैं, तो लॉसेस बहुत होने लगेंगे तो फर्म्स एग्जिट कर लेंगी तो बेसिकली वो जो नुकसान हो रहा था ज़्यादा लोगों के कारण जाने के कारण नुकसान कम हो जाएगा. तो हमने कंक्लूजन क्या दिया कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता है और एक्स्ट्रा लॉसेस भी बियर नहीं करने पड़ते हैं. दो मेन कंक्लूजन्स हो गए. फर्स्ट, जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर है, मेकर नहीं है. जो चल रहा है वो लेना पड़ेगा, खुद नहीं डिसाइड कर सकती है. एंड सेकंड, लॉन्ग रन में फ्रीडम और एग्जिट के कारण, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के कारण ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होंगे, ना ही एक्स्ट्रा लॉसेस फर्म को बियर करना पड़ेगा. कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं जो अगर हम एलॉबरेट करना चाहें तो कर सकते हैं. वही जो मैंने एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करी कि कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का चार्ज नहीं लगा सकते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लगाया जा सकता है. इसके अलावा रेस्ट जो परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक है पूरी तरह से आपका कवर हो गया इस वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. फर्स्ट, व्हाई द फर्म इज प्राइस टेकर नॉट मेकर, बिकॉज ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, ये समझाने पड़ेंगे. Second, why in long run they cannot earn big profit or they will not have to bear big losses because of freedom of entry and exit. Thank you for now, and we'll be giving next videos soon so that you will be completing the chapter easily and early as possible. Thank you. Bye.